हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। मैं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम रेल में। और बेटा, आज की इस वीडियो में जो हम बातचीत करने वाले हैं वो संबंधित है किससे? स्थानीय स्वशासन से। आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन के बारे में हम पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं कि ये लोकल गवर्नेंस होता है। इसके जनक कौन है? लॉर्ड रिपन हैं, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लेकिन उसी समय हमने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन में दो अलग बॉडीज़ होती हैं। कौन सी? पंचायती राज और नगर निगम। और जो पंचायती राज है उसको पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में अनुसूची 11 के तहत जोड़ा गया और नगर निगम को पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर अनुसूची 12 में जोड़ा गया। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो संबंधित रहेगी पंचायती राज के बारे में। आखिर ये पंचायती राज होता क्या है, पंचायती राज का गठन कैसे होता है, किन किन चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर पंचायती राज का गठन किया गया है और पंचायती राज के तहत कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में हमें पढ़ने होते हैं, उन सभी चीज़ों का जिक्र अभी हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से नवा भाग या भाग नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं और ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। एक्चुअल में भाग 9 संबंधित है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। और भाग 9 का ए संबंधित है किससे? नगर निगम से। वो हमने कल भी आपको बताया था, आज भी एक ओवरव्यू में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंचायती राज के लिए जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, उनको पढ़ेंगे 243 से शुरू करेंगे और 243 का ए हम पढ़ेंगे, वी हम पढ़ेंगे, 243 का सी पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करते हुए 243 के ओ तक की कहानी को हम समझने वाले हैं। ओ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑफर आउल, ठीक है, ओ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 243 के ओ तक की कहानी को हम समझेंगे और इसमें जानने की हम कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। बात समझ में आई? चलिए, सबसे ही पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 243। और आर्टिकल नंबर 243 में क्या बताया है? पंचायती राज की परिभाषा के बारे में बताया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 243 में, 243 में। तो जस्ट सिंपल सा इतना याद रखेंगे कि इसमें परिभाषा बताई गई है और परिभाषा के अलावा कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 243 का ए। सबसे ही पहले आर्टिकल 243 का ए, यह हिंदी में अगर इसको कहें तो कहेंगे 243 का। बात समझ में आई? तो 243 का ए या का के अंदर क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे किसके बारे में, या फिर आपको याद रखना है किस बारे में? 243 के ए में क्या बताया है? पंचायती राज के गठन के बारे में बताया है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है या किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है पंचायती राज के गठन का? तो वो है 243 का ए। तो पंचायती राज का गठन, और गठन किस प्रकार से, तो ध्यान रखेंगे गठन करने की शक्ति, पंचायती राज को कार्य सौंपने की शक्ति, वो सब किसके पास है? वो विधानसभा के पास है। तो पंचायती राज का गठन कोमा कार्य सौंपने की शक्ति, कार्य सौंपने की शक्ति ये किसके पास है? तो ध्यान रखेंगे ये है विधानसभा के पास। और विधानसभा क्या है, कहाँ पर होती है? भाई राज्य का विधायिका। और राज्य की विधायिका में हमने आपको बताया था कि विधानमंडल का निम्न अंग कौन होता है? विधानसभा। प्रत्येक राज्य में देखने को मिलती है। हालांकि जो उच्च सदन है या उच्च अंग है वो विधान परिषद है, जो केवल और केवल 6 राज्यों में है। वो बातें हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर गठन कार्य करने की या कार्य सौंपने की जो शक्ति है वो विधानसभा को है। किसके? राज्य के। पंचायती राज का गठन और कार्य सौंपने की शक्ति किसको है? विधानसभा को है। याद रखिएगा, आर्टिकल 243 के ए में यह बात बताई गई है। इसके बाद आर्टिकल 243 का वी, या फिर आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? ख। 243 का ख। तो 243 के वी में आपसे क्या बताया है? तो बच्चा याद रखिए, 243 के वी में आपको बताया है पंचायत राज त्रिस्तरीय होगा। पंचायत राज कैसा होगा? त्रिस्तरीय होगा। और त्रिस्तरीय होने का मतलब है कि इसके पास 3 लेवल होंगे, 3 स्तर होंगे। वो 3 स्तर कौन कौन से होंगे?
इन शॉर्ट आप समझ लीजिए वो 3 स्तर होंगे कौन से। पहला स्तर होगा ग्राम स्तर, कौन सा, ग्राम स्तर। दूसरा होगा मध्यम स्तर और तीसरा होगा जिला स्तर, तीसरा होगा जिला स्तर। अब ये क्या होता है सर, तो बहुत सिंपल से तरीके से या बहुत सिंपल सी बात से आपको समझ लेना है कि ग्राम स्तर कर पर कौन सी पंचायत बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। अरे तुम लोगों के यहाँ प्रधान नहीं होते क्या, तुम लोगों के यहाँ प्रधान नहीं होते क्या, वो ग्राम स्तर की पंचायत के तहत ही तो बनाए जाते हैं। और जो प्रधान होते हैं, प्रधान के गांव में क्या होते हैं, सदस्य भी होते हैं, प्रधान के सदस्य भी होते हैं, वार्ड के जो मेंबर कहलाते हैं। तो वही ग्राम पंचायत में प्रधान और सदस्य मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्राम पंचायत बना रहे हैं। ये ग्राम स्तर की क्या है, पंचायत है। बात समझ में आई। दूसरी है हमारी मध्यम स्तर। दूसरी है कौन सी, मध्यम स्तर। जिला स्तर को थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। दूसरी है कौन सी, मध्यम स्तर। तो जो मध्यम स्तर है ये कौन सी होती है, तो याद रखेंगे मध्यम स्तर पर होती है मंडलीय पंचायत। कौन सी, मंडलीय पंचायत। अब मंडलीय पंचायत क्या होती है सर, अरे तुम लोगों के यहाँ तुमने देखा होगा गांव के अंदर क्या चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के भी चुनाव होते हैं, अभी हाल ही में हुए। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बनते हैं वो मंडलीय पंचायत का निर्माण करते हैं। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है ब्लॉक प्रमुख। क्या कहलाता है, ब्लॉक प्रमुख। तो वो बनते हैं मंडलीय पंचायत। इसके बाद जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। और जिला पंचायत आप लोगों ने बहुत ही क्लियरली सुना होगा कि जिला पंचायत के सदस्य भी चुने जाते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा। और जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है जिसको हम जिला अध्यक्ष कहते हैं। ये मिलकर बनाते हैं क्या, हमारी जिला पंचायत। बात समझ में आई। तो ग्राम पंचायत में कौन, ग्राम और गांव के प्रधान और उसके सदस्य। मंडलीय पंचायत में कौन, क्षेत्र सदस्य और उनका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख। जिला स्तर पर कौन, जिला पंचायत के सदस्य और उनका अध्यक्ष कौन, जिला पंचायत अध्यक्ष। बात समझ में आई। तो ये कौन से स्तर हो गए, त्रिस्तरीय हो गई क्या, हमारी पंचायत राज व्यवस्था। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल कि पंचायत राज व्यवस्था कैसी है, यह कितने स्तर की है। तो 3 स्तर, यह त्रिस्तरीय है हमारी पंचायत राज व्यवस्था। कौन कौन से, ग्राम स्तर, मध्यम स्तर, जिला स्तर। ग्राम पंचायत, मंडलीय पंचायत, जिला पंचायत। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला यह है कि ध्यान रखिएगा प्रत्येक राज्य में क्या होती है, पंचायत राज होती है, पंचायत व्यवस्था होती है। लेकिन अगर किसी राज्य में क्या, किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य में जनसंख्या क्या हो, 20 लाख से कम हो, किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम हो, तब क्या होगा। किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम हो तब क्या होगा, यहाँ जनसंख्या लिख देते हैं। तब क्या होगा, तो बच्चा याद रखेंगे तब उस समय केवल और केवल हमारे पास 2 स्तर होंगे। कौन से, ग्राम स्तर और जिला स्तर। जबकि जो मंडलीय स्तर है, जो मध्यमी स्तर है मंडलीय पंचायत का, वो वहाँ पर नहीं होगा। कहाँ, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी। बात समझ में आई। इसके बाद आर्टिकल नंबर 243 का सी, 243 के सी में आपको बताया है क्या, पंचायत राज की संरचना। अब सी को क्या कहेंगे, गा कहेंगे, हिंदी में आप समझते चलें खुद ही। 243 के सी में बताया है पंचायत की संरचना। अब ये पंचायत की संरचना किस तरह से होगी, तो इन लोगों को मिलाकर ही तो होगी क्या, पंचायत की संरचना। ये बात हमें पता चली आर्टिकल 243 के सी में। 243 के डी में हमें क्या पता चलता है, 243 के डी में हमें पता चलता है पंचायत में आरक्षण। क्या पता चलता है, पंचायत में आरक्षण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत में आरक्षण किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 243 के डी में। और आरक्षण किस प्रकार से होगा, आप सभी जानते हैं SC और ST वर्ग को क्या मिला है, आरक्षण। साथ में महिलाओं को भी क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कितना, 1/3। इसका क्या मतलब हुआ सर, ये आरक्षण पे यहाँ पर क्या आप बात कह रहे हैं, तो याद रखेंगे बेटा कि पंचायत में आरक्षण का मतलब है कि जब चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के या क्षेत्र पंचायत के, तो आपने देखा होगा वहाँ एक सीट आती है जिसको कहते हैं कि सीट OBC में आई है, सीट SC में आई है, सीट जनरल में आई है, सीट महिला में आई है। तो ये एक आरक्षण मिला हुआ है किसको, कि प्रत्येक 1/3 सदस्य क्या होने चाहिए, प्रत्येक वर्ष में महिला होनी चाहिए। ये आरक्षण है। SC और ST
का आरक्षण भी क्या है कि एससी और एसटी कैंडिडेट को भी निर्वाचित किया जाएगा। सीट जो है एक क्षेत्र की वो एससी में आनी चाहिए, चाहे वो 3 साल में आए। बात समझ में आई, त्रिवर्षीय आए। तो पंचायत में आरक्षण आप समझ चुके हैं, एससी एसटी और महिलाओं को मिला हुआ है। हालांकि ओबीसी को भी मिला है, लेकिन वो बाद में मिला। तो 243 के डी में केवल पंचायत के आरक्षण की बात की गई है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर यहाँ तक की बात समझ में आई है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जितने भी आपके स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से। और क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। ये बात समझ में आई, इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो निकाल सकते हैं आप। अब 243 के ए के बाद यानी कि 243 के डी के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 243 का ई। इसी प्रकार से हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 243 के ओ तक हम पढ़ेंगे। 243 के ई में आपसे क्या बताया, मैं इन शॉर्ट यहाँ पर लिखता चलूँगा। विद इन फ्यू मिनट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश में मत जाया करो मेरी, ठीक है। 243 के ई में क्या बताया बेटा, याद रखेंगे 243 के ई में बताया है क्या, पंचायत की कार्य अवधि। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, कार्य अवधि। अरे पंचायत तो टॉपिक चल ही रहा है ना हमारा। कार्य अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। एक पंचायत कितने वर्ष तक रह सकती है, 5 वर्ष तक। लेकिन ध्यान रखेंगे इट मे बी टर्मिनेटेड बिफोर अ टाइम या बिफोर 5 ईयर। मतलब इसको 5 वर्ष से पहले क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत राज को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। उसके बाद 243 का एफ आप समझेंगे, और एफ में बताया है पद की योग्यता। पद की योग्यता मतलब अगर किसी सदस्य को क्या बनना है या किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है पंचायत राज में, तो उसके लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, ये बात बताई गई है किसमें, आर्टिकल 243 के एफ में। यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने हमसे बात की है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी की योग्यता कैसी हैं, बिल्कुल वैसी हैं जैसे विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती हैं। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद 243 के एफ के बाद आएगा 243 का जी, और जी में क्या बताया है, तो याद रखेंगे जी में बताया है कार्य के बारे में, पंचायत का कार्य क्या होगा। और आप जानते हैं कि अनुसूची नंबर 11 में हम पढ़ चुके हैं कि पंचायत 29 विषयों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो 29 विषयों पर कानून या 29 विषयों की देखरेख करने का कार्य ही क्या होगा, पंचायत राज का कार्य। आर्टिकल 243 के जी से ये बात पता चलती है। इसके बाद आर्टिकल 243 का एच, और एच में आपको बताया है करारोपण की शक्ति। करारोपण का मतलब क्या है, टैक्स वसूलना, यानी कि टैक्स का रोपण करना। तो करारोपण की शक्ति भी किसके पास है, पंचायत के पास है। ये अपने क्षेत्र से क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग क्या बनाएगी, कर बनाएगी, टैक्स बनाएगी या वसूलेगी। बात समझ में आई। इसके बाद 243 के एच के बाद ध्यान रखेंगे 243 का आई, और आई में बताया गया है वित्तीय आयोग के बारे में, वित्तीय आयोग के बारे में। और वित्तीय आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल। 243 के आई से हमें पता चलता है कि राज्यपाल पंचायत राज के लिए वित्तीय आयोग का गठन करता है। इसके बाद 243 के आई के बाद ध्यान रखेंगे क्या आता है, जे में बताया है लेखा परीक्षण के बारे में, कि लेखा परीक्षण मतलब इसका ऑडिट भी रखा जाएगा। ऑडिट रखने का मतलब है कि जब पंचायत है तो पंचायत का क्या होना चाहिए, ऑडिट, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना आना चाहिए, वो सब ऑडिट या लेखा उसका जो परीक्षण है वो आर्टिकल 243 जे के तहत किया जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद आपको याद रखना है, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 243 के जे के बाद आप जानते हैं कौन सा आएगा, आर्टिकल नंबर 243 का IJK। कौन सा आएगा, के आएगा। ABCD भी भूल रहे हैं, देखो कितने बुरे दिन आ गए हमारे। 243 का के में क्या बताया बेटा, याद रखेंगे, के में बताया है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या, राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए, पंचायत राज के लिए। पंचायत राज के लिए क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। और पंचायत राज के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा वो कौन करेगा, तो याद रखेंगे उसको कौन करेगा, राज्यपाल। का गठन राज्यपाल करेगा, का गठन
राज्यपाल करेगा। बात समझ में आई? मतलब कहने का यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के तहत ही क्या होंगे, पंचायत राज के चुनाव होंगे। और उस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा, तो याद रखें वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, समझ में आ रही है तो क्या करना है, शेयर करना है। के बाद याद रखेंगे, के बाद आता है एल, और एल में आपको बताया है पंचायत राज केंद्र शासित प्रदेशों में, या फिर इसको हम संघ शासित क्षेत्र भी कह सकते हैं। पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है ना संघ शासित क्षेत्र। तो संघ शासित क्षेत्रों में पंचायत राज का लागू होना, क्षेत्रों में पंचायत राज का लागू होना। मतलब कहने का यह है कि पंचायत राज व्यवस्था केवल राज्यों के लिए नहीं होगी, संघ शासित क्षेत्रों के लिए भी होगी। आर्टिकल 243 के एल से हमें पता चल जाता है राज का लागू होना। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद आर्टिकल 243 का एम, और 243 के एम में बताया है कि कुछ क्षेत्रों में पंचायत राज का लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में पंचायत राज का लागू ना होना, ये बात हमें पता चलती है कि इसमें आर्टिकल नंबर 243 के एम में। अरे इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? 243 के एल से पता चला कि संघ शासित क्षेत्रों में पंचायत राज लागू होगी, लेकिन एम से पता चला कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऑन फिंगर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, मेघालय के पश्चिमी क्षेत्र, मणिपुर क्षेत्र, मिज़ोरम क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र। हालांकि जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा अब समाप्त कर चुका है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना चुके हैं, तब वो आर्टिकल 243 के एल में शामिल हो जाएगा। ठीक है, एम के बाद आर्टिकल नंबर 243 का एन, और एन से हमें क्या पता चलता है, याद रखेंगे एन से हमें पता चलता है, और इसके बाद आर्टिकल नंबर 243 का ओ। एन से हमें पता चलता है विधि का बना रहना, किसके लिए, कानून। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। पंचायत राज के लिए विधि का बना रहना, ये क्या है, आर्टिकल 243 का एन है। आर्टिकल 243 के ओ में आपको पता चलता है कि पंचायत राज में निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। मतलब कहने का यह है कि न्यायालय का हस्तक्षेप तब होगा जब कोई दंगा फसाद होगा या कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ आन पड़ेगी, और जब राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करेगा, उसमें अपील करेगा, किसमें, न्यायालय में, तभी क्या होगा, वह मामला न्यायालय में जाएगा। अन्यथा निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है पंचायत राज के मामले के विषय में। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 243 के ए से 243 के ओ तक सारी बात यहाँ तक आपकी फाइनल हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इनमें से अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को आपको शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम रेल, और यहाँ पर पंचायत राज से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपका रह गया हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय, धन्यवाद।